नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों आज के सेशन में हम देखेंगे विगत कल के दिनों में जो भी देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, उन तमाम खबरों पर चर्चा होगी दोस्तों। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से आपको फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। जाहिर सी बात है दोस्तों, सारे रास्ते सारे बाधाएं खत्म हो जाएंगे अगर आप अपनी जिद पर स्टैंड रहेंगे, यानी खड़ा रहेंगे। तो दोस्तों कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, तो सानिया मल्होत्रा जीती है दोस्तों कल की एक बड़ी ही रोचक घटना है मोहाली एयरपोर्ट की। दोस्तों अभी हमारी वर्तमान में नई सांसद बनी है दोस्तों कंगना रनावत, हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से जीत के आई है और जिनको हराई है वो काफ़ी बाहुबल आदमी थे, राजा परिवार से बिलोंग करते थे। उनको हराकर वह दिल्ली जा रही थी दोस्तों, और एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनको जोरदार थप्पड़ दिया है, यानी सुरक्षा कारणों को लेकर उनको थप्पड़ मारा। हालांकि सीआईएसएफ जवान की गिरफ्तारी हो चुकी है दोस्तों, उनको पूछताछ के लिए बैठाया गया है, कस्टडी में लिया गया है। लेकिन क्या यह बात सही है कि क्या किसी सांसद को, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली है, देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है, देश की संसद का प्रतिनिधित्व करने वाली है, उनको अगर किसी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है तो ये कहाँ तक उचित बात है? इसको इस बात से जोड़ के देखा जा रहा है दोस्तों कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें पंजाब की महिलाओं के ऊपर कंगना रनावत के द्वारा बहुत सारी अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी। तो वो जो महिला हरमीत कौर है शायद उनका नाम, वो भी पंजाब से ही बिलोंग करती है और उनको मोहाली एयरपोर्ट पर मिल गई कंगना रनावत, तो उन्होंने अपना बदला ले लिया। लेकिन ये सबसे बात हटकर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये बात सही है कि गलत है दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। कल से दोस्तों आपका जो भी दिवस है, यानी अब 7 तारीख तक बीत गया, लगभग 8 तारीख, आज 8 तारीख होने वाला है। जो भी 1 से 7 तक का दिवस है उसको अब फिर से अब लिख दिया जाएगा। 3-4 क्वेश्चन बन रहा था, इसी के कारण हम नहीं लिख पा रहे थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम लोग मना रहे हैं किस थीम पर आधारित है और कौन कौन से संगठन इसे मुख्य रूप से मना रहे हैं और ये कब से इसकी शुरुआत हुई है, इन तमाम चीज़ों पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो इस वर्ष की विषय यानी दोस्तों 2024 की जो विषय है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। क्या दोस्तों? फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड थीम पर मनाया जा रहा है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है दोस्तों। तो ये किन किन संगठनों के द्वारा मनाया जाता है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, आप ऑप्शन दे दे विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, तो ये दोनों संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से इसको मनाया जाता है दोस्तों। 2016 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और WHO ने खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने के लिए सहयोग किया। तो दोस्तों 2018 में यह निर्णय लिया गया था कि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित किया जाना चाहिए। तो इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो 2016 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और इसको कब से मनाने जाने लगा? तो 2018 ईस्वी में 7 जून 2018 ईस्वी को इसको मनाया जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 7 जून हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किस राज्य के नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गया है दोस्तों? तो अभी हाल फिलहाल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दोस्तों जो बिहार राज्य के नागी और नागटी अभ्यारण्य, नागी और नकटी अभ्यारण्य दोस्तों वो आर्द्रभूमि में बढ़ गया और इस प्रकार से भारत में आर्द्र मरुस्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 82 हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की वैश्विक सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ये नवनामित रामसर स्थल बिहार के जमुई जिले के साझा वन क्षेत्र में स्थित है। तो आपको यहाँ से ये भी देखने को मिल रहा है कि ये जो रामसर
रामसर स्थल है बिहार के किस जिले में बिलोंग करता है? तो दोस्तों ये बिहार के जमुई जिले में बिलोंग करता है। झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जो नागी और नकटी अभयारण्य है ये कौन सा है? मानव निर्मित, यानी मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। ये कृत्रिम, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है दोस्तों। दोनों पक्षी अभयारण्य कुल 544.37 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा, इसके साथ ही पूरे भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 82 हो गई है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों अभी रक्षा मंत्रालय ने भिन्न बैंकों के साथ अपने जो भी उसके कर्मचारी रिटायर होते हैं उसके लिए एक सेवा शुरू किया है, स्पर्श सेवा। तो ये रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया यानी किन किन बैंकों के साथ यह अपना सहयोग स्थापित किया है दोस्तों? तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्री हो जाएगा। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो अभी कैबिनेट भंग है, मोदी जी ने अपना इस्तीफा पत्र दे चुके हैं दोस्तों। फिर उन्हें शायद रविवार को शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा कि किनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो फिलहाल में भी भारत के वर्तमान में कोई रक्षा मंत्री नहीं है। अभी सारा कार्यभार किसके हाथ में चला गया है? राष्ट्रपति महोदय के हाथ में चला गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो दोस्तों रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया दोस्तों। कोनोनेको का ISS के लिए वर्तमान मिशन 15 सितंबर 2023 को शुरू हुआ था और 23 सितंबर 2024 को समाप्त होने की योजना है, जिससे कक्षा में बिताए गए उनके कुल दिनों की संख्या 1110 हो जाएगी। उनका पहला ISS एक्सपीडिशन 17 था जो अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ था। कुल मिलाकर कोनोकोस ISS के लिए 5 अलग अलग मिशनों पर गए हैं। रूस के लिए 5 अलग अलग मिशनों पर दोस्तों ये गए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। और इस पर दोस्तों एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं अंतरिक्ष में, तो हम रजनीश सर से चाहेंगे कि इस पर एक प्यारा सा छोटा सा सेशन तैयार करें कि आखिर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाकर वो करते क्या है, अंतरिक्ष में वे क्या खाना पीना करते हैं, अंतरिक्ष में वो अपना मल मूत्र का त्याग कैसे करते हैं, अंतरिक्ष में वो सांस लेने के लिए किस प्रकार अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अंतरिक्ष में अपने मल मूत्र का त्याग किस प्रकार करते हैं, क्या भोजन लेते हैं। इन पर मैं रजनीश सर से चाहूँगा अगर वो वीडियो को देख रहे होंगे तो इस पर एक छोटा सा वह सेशन तैयार करेंगे। आइए, चूँकि आज हम भी कन्फ्यूजन में पड़े थे कि आखिर ये अंतरिक्ष में लोग करता क्या है, किस किस चीज़ की खोज करता है, चांद क्या है, क्या चांद पर ही जाना अंतरिक्ष होता है, क्या मंगल ग्रह पर ही जाना अंतरिक्ष होता है, कि इसके अलावा अंतरिक्ष नाम का कोई चीज़ है जहाँ पे मनुष्य जाते हैं और इतना दिन समय बिताते हैं। तो सर अगर बात सुन रहे हैं तो इस पर थोड़ा अमल कीजिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई है? तो दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में अभी कुल महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है, जिसमें से बीजेपी सबसे अधिक महिला चुन के आई है। उसके बाद TMC यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उससे सबसे अधिक महिला चुनकर आई हुई है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कौन सा देश वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक को अपनाया है? तो दोस्तों NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और NPIL यानी सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू
BCRP ने पेरू में UPI जैसी रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है दोस्तों। इस सहयोग से पेरू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI तकनीक को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश बन गया है। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों कि UPI अपनाने वाला यह पहला दक्षिण अमेरिका देश बन गया है जो डिजिटल भुगतान में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है। पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लीमा है। इसके अलावा दोस्तों जो भारत का डिजिटल भुगतान है दोस्तों, नेपाल में चलता है, बांग्लादेश में चलता है, श्रीलंका में चलता है, मालदीव में चलता है, थाईलैंड में चलता है। इन देशों में जो भारत का UPI है वहाँ पे इसको लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पेरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि हाल ही में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अभी नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा पुष्प कमल दहल प्रचंड जी के द्वारा नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री अरुण 3 जल विद्युत परियोजना हेडरेस सुरंग का उद्घाटन किए हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में SJVN नेपाल में अरुण नदी बेसिन पर 2200 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में IIFT के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी IIT के कुलपति के रूप में राकेश मोहन जोशी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों वहीं अध्यक्ष से है दोस्तों, इसमें भी कल क्वेश्चन ऐड कर दिया गया था दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो दोस्तों रूस अभी भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है। रूस दोस्तों, तो रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाया है। रूस 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस को S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन, भारत ने रूस से S-400 क्या होता है मिसाइल दोस्तों, इसके बारे में आपको जरा हम संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं। ये दोस्तों बॉर्डर इलाके पे यानी सीमावर्ती इलाके पर लगाया जाता है। दुश्मन की तरफ से जो भी मिसाइल आते हैं दोस्तों, ये S-400 मिसाइल उसको हवा में ही क्या कर देता है, नस्ते नाबूद कर देता है। इसको चीन ने भी अपने बॉर्डर पर लगा रखा है, इंडिया के बॉर्डर पर लगा रखा है। अब इंडिया भी चीन के बॉर्डर पर लगा देगा, यानी चाइना की तरफ से जो भी मिसाइल दागी जाएगी, जो भी तोप दागे जाएंगे, उसको यह हवा में ही क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और इंडिया की तरफ से जो भी मिसाइल चाइना में दागी जाएगी तो उसको वो भी क्या करेगा, हवा में यानी रडार के संपर्क में इससे कोई मिसाइल बच के नहीं जा सकता है दोस्तों, यानी किसी मिसाइल को तुरंत कैच कर ले सकता है दोस्तों। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली एक महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है दोस्तों। तो ये रूस से कुछ संबंधित फैक्ट है दोस्तों, जो आप नोट कर लीजिएगा, चाहे याद है तो अच्छी बात है। हाल ही में कहाँ तीसरे विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों देहरादून में अभी तीसरे विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। यह सम्मेलन दोस्तों कांग्रेस के द्वारा कराया जाता है। इस सम्मेलन में विद्यार्थियों द्वारा, प्रोफेसरों द्वारा एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे की भाषा को समझा जाता है, एक दूसरे का जो एक समझिए ना डिबेट टाइप का होता है दोस्तों। तो इसका तीसरा आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दोस्तों आज एक बार फिर आपको इधर मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे, उधर भारत पाकिस्तान का T20 का वर्ल्ड कप का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा रविवार के दिन। तो देखना नहीं भूलिएगा, T20 का मुकाबला एकदम धमाकेदार होने वाला है। उससे पहले रोहित शर्मा ने अपने नाम एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, क्या कि वे दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने 600 छक्का लगाए हैं दोस्तों। अब आइए आज का जो सवाल है मेरा दोस्तों कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है, वह किस राज्य में की गई है दोस्तों? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है, यानी कमेंट सेक्शन में देना है। अगर यह सेशन आपको समाप्त लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।